हाँ, पहली बात तो आपका छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधाओं का विकसित न होने का सबसे बड़ा कारण है आपका कि सरकार के द्वारा विकास के सिंचाई की आधारभूत संरचना का विकास न होना। जब तक हम मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत रहे, हमारा छत्तीसगढ़ आपको उपेक्षित रहा। यहाँ पर आपका सरकार के द्वारा आधारभूत संरचना का सिंचाई की आधारभूत सुविधाओं या संरचनाओं का समुचित विकास नहीं किया गया। यही कारण है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ आपका सिंचाई की सुविधाओं सबसे पिछड़ा हुआ है। जब से राज्य बना है, वर्तमान हमारी सरकारों ने आपका सिंचाई की नई सुविधाओं के विकास पर आपका बल दिया, जिसके कारण से आपका राज्य स्थापना में के समय 13 लाख हेक्टेयर भूमि पर आपका सिंचाई की सुविधाएं थी, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया आपका 20 लाख हेक्टेयर। ओके, एक बात। दूसरी बात, जैसे छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधाओं के आपके पिछड़ने का दूसरा बड़ा कारण अगर देखा जाए आपका, तो यहाँ पर जो कृषक हैं स्वयं आपका आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस कारण से किसानों के द्वारा अपने खुद के स्तर पर निजी साधनों का विकास करना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीमांत और लघु कृषक की संख्या अधिक होने के कारण से किसानों के द्वारा निजी साधनों का समुचित विकास नहीं किया जा सका। चौथी बात, हमारे छत्तीसगढ़ का जो आपका पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है, आज राज्य का हमारा 44% भूभाग पर वन क्षेत्र है, जो पहाड़ी और पठारी अंचल है। इन क्षेत्रों में हम चाह करके भी आपका सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपका लागत ज्यादा लगती है, खर्चीला है, और आपका ज्यादा आपका श्रमकारी होने के कारण से विकास करना संभव नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मैदान है पूरा, वहां पर आपका नहरी सिंचाई के, वहां पर नदियों से डायरेक्ट हम नहर निकाल करके सिंचाई कर सकते हैं। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आपका तुम्हारा सिंचाई के साधनों में क्या है आपका आगे है, क्योंकि वहां का धरातल वैसी है। मेन कारण है वहां का धरातल, और वहां पर धरातल का बहुत बड़ा लाभ होता है ना भाई। हमारे यहाँ एक डैम बना रहे हैं, आपका जो लागत लगती है वहां पर आपका नहर निकालने का लागत 1/4 से भी कम है आपका हमारे यहाँ से। ये दिक्कत है। अभी आपका दंडकारण्य प्रदेश में हम अगर बोधघाट परियोजना बना भी देंगे तो भी अभी बोला जरूर गया है कि 2,67,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगा करके, लेकिन आपका वहां 66,000 में भी नहीं होगा। ऐसा धरातल है वहां का। डैम बनाओगे पानी जाएगा ही नहीं आजू बाजू, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका, उबड़ खाबड़ है। ओके, अभी हम जो आपका हसदेव बांगो डैम जैसे डैम बना है, जो मैदानी इलाका में बना हुआ है, वहां से समुचित आपका नहर निकाल नहीं पा रहा है। तो उत्तर दक्षिण में नहर निकालना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा धरातल कैसा है आपका उबड़ खाबड़ है, ऑड है, सरफेस कैसा है ऑड सरफेस है। ओके, मतलब दो भूमिका, एक तो हमारा खुद का छत्तीसगढ़ का भौतिक बनावट जवाबदार है, और दूसरा हमारी सरकार, जो सरकारें थी, जो पहले हम मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत थे, जिसकी वजह से हमारा छत्तीसगढ़ उपेक्षित रहा। यहां पर आपका सिंचाई के समुचित साधनों की या संरचनाओं का विकास नहीं किया गया। यही कारण है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ आपका सिंचाई के साधनों में क्या है आपका राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राष्ट्रीय औसत 48% है। उस दिन बताया था ना मैं आप लोगों को, भारत के कुल कृषि भूमि का 48% भाग सिंचित है, और छत्तीसगढ़ कुल कृषि भूमि का 38% भाग क्या है आपका सिंचित है। हम अभी भी आपका 10% राष्ट्रीय औसत से क्या है आपका पीछे है। ओके, तो सिंचाई के साधनों के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो आपका जो लघु परियोजना है, लघु सिंचाई परियोजना है, जो आपका तुम्हारा स्मॉल स्केल आपका रिवर वैली प्रोजेक्ट है, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जैसे कि आज हमारे महानदी में जो इंडस्ट्रियल परियोजनाएं चल रही हैं, साराडीह बैराज से लेकर के समोदा बैराज, रोवर एनीकट, आपका पढ़े यहाँ पर साहब महानदी में, ये सब बैराज एनीकट आपका छोटी छोटी जो आपका स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इनको निर्माण छोटी छोटी डैम, जगह जगह पर छोटे छोटे डैम बनाने की आवश्यकता है, जिससे जहां के पानी को हम वहीं पर रोक सके। एक बात, और ऐसे डैम अगर हम बनाते हैं, लघु परियोजनाएं बना रहे हैं अगर, तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसकी लागत कम होती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इससे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं होता, ना आपका वन भूमि डूबेगा, न हमारा कृषि भूमि डूबता है, न उस क्षेत्र से जनसंख्या का विस्थापन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह आपका रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। ओके, ये हो रहा है। हमारे सरकारों के द्वारा आपका निजी स्तर पर सिंचाई के साधनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए शाकंभरी योजना चल रही है, जिसके लिए किसान समृद्धि योजना चल रही है, जिसके लिए भारत में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चल रही है, जिसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ में आपका सूक्ष्म सिंचाई और लघु सिंचाई की योजनाएं, जैसे आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, और आपका तुम्हारा जो अपना ड्रिप इरिगेशन, हाँ, सौर सूजला योजना, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना, बताया था आप लोगों को। वृष्टि छाया प्रदेश में शाकंभरी योजना चलता है,
और वृष्टि सहायक प्रदेश को छोड़ के शेष भाग में किसान समृद्धि योजना, जिसके तहत जो लागत होती है, लागत का आपका तुम्हारा 60% भाग तक आपका तुम्हारा सरकार क्या कर रही है, आपका सब्सिडी दे रही है। औसत ये निजी स्तर पर है। 2 लाख रुपए तक आपका डबरी बनाने के लिए, लघु जलाशय बनाने के लिए सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए तक की किसानों को अनुदान दी जा रही है। अगर किसान अपने खेत में छोटे छोटे डबरी बनाते हैं तो सरकार अपनी ओर से 2 लाख रुपए तक क्या दे रही है, आपका अनुदान दे रही है। ओके, ट्यूबवेल खोदवाने में आपको सब्सिडी मिल रहा है। डबरी या लघु जलाशय बनाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दी जा रही है। सौर सुजला योजना के तहत आपका, और राज्य में आपका जो 5 हार्स पावर तक का आपका ट्यूबवेल है, उसमें कितना 6,500 यूनिट ना 9,000 यूनिट हो गया अभी। आपका 5 हार्स पावर तक में 9,000 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, ताकि छोटे छोटे लघु किसान भी आपका तुम्हारा ट्यूबवेल के साधनों के माध्यम से सिंचाई कर सके। ये सब छत्तीसगढ़ में सिंचाई को विस्तार करने के लिए, सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किया जा रहा क्या आपका प्रयास है। आप बोध घाट जैसे नए नए डैम बन रहे हैं तो नए डैम का उल्लेख कर दो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बोध घाट परियोजना, अरपा परियोजना, केलो परियोजना आदि जहां बड़े परियोजनाएं निर्मित हो रही हैं, वहीं पर आपका जैसे आपका अपना महानदी में 2-4 परियोजना का नाम लिख दो। साराडीह बैराज बन रहा है, बन चुका है। तुम्हारा समोदा बैराज बन चुका है, तो है ना, जितने भी 2-4 बैराजों का, रोवर है निकट, इनका नाम का उल्लेख कर दो। बड़ी परियोजनाएं भी बन रही हैं, बैराज, छोटे डैम, लघु डैम भी बन रहा है। ये सरकार की तरफ से अपना आपका प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, निजी साधनों से के लिए आपका सरकार अपने तरफ से सब्सिडी दे रही है, अपने तरफ से अनुदान दे रही है, अपने तरफ से सौर सुजला योजना के तहत आपका सोलर सिंचाई के लिए आपका सरकार के द्वारा सब्सिडी और अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कि निजी सिंचाई साधनों का भी क्या हो, आपका विस्तार हो। ओके, ये सिंचाई के साधनों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, जो डैम का निर्माण हो रहा है, जो सरकार के द्वारा सब्सिडी और अनुदान दिया जा रहा है, ये तीनों पहलू को निकाल करके 3 पार्ट में लिखना है इसको, कि सिंचाई की सुविधाओं के लिए किया जा रहा है क्या आपका प्रयास। ओके, लिख पाओगे। ये ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये जो आपका सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं हैं, इन योजनाओं में 7% आपका तुम्हारा क्या है, आपका सब्सिडी है। ओके, आप ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में पूछ दिया, यूपीएससी पूछा है इसको, तो इसमें याद रखना है कि इसमें सिंचाई के माध्यम से जो जल की अपव्यय होता है, एक तो जल का अपव्यय क्या होता है, आपका रुकता है, जल की फिजूल खर्ची रुकती है, जल का ज्यादा हम इकोनॉमिक यूज कर पाते हैं, एक बात। दूसरी, हमारा अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति के कारण से फसलों को नुकसान होता है। मन माने जितना पानी हमको नहीं चाहिए उतना पानी भी हम आपके खेत में क्या कर रहे हैं, आपका भर दे रहे हैं, जिससे उल्टा हमारे फसलों क्या होता है, आपका नुकसान होता है, और फसलों की उत्पादकता क्या होती है, आपका प्रभावित होती है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन हम करते हैं तो उससे फसल को जिस मात्रा में पानी चाहिए उसी मात्रा में पानी मिलता है, जिससे कि उसकी उत्पादकता क्या होती है, बढ़ती है। ओके, और इन दोनों के साथ साथ आज आपका हमारे सिंचाई के गलत और अवैज्ञानिक सिंचाई साधनों का प्रयोग करने के कारण से हमारा खेतों की मृदा का अपरदन हो रहा है। एकदम पानी भर देते हैं तो ऊपर की मृदा, खेत में हल चलाए और हल चलाने के बाद एकदम से क्या कर दिए, पानी भर दिए, तो ऊपर की जो मिट्टी है, जो जैविक आपका पार्ट है उसका, आपका उसके साथ बह के क्या होती है, आपका निकल जाती है। आज हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है, गांव में क्या करते हैं लोग, धान की फसल की रुपाई करना है, एकदम से आपके खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, भयंकर अंधाधुंध दिन भर से, रात भर से, समझे ना। और जब रुपाई करना रहता है तो उस पानी को क्या करते हैं, आपको छोड़ देते हैं, तो उस पानी के साथ पूरा जितना ऊपर का जैविक और जितना भी उसका पोषक पदार्थ होता है मिट्टी का, सब क्या होता है, आपका बह के निकल जाता है। तो ये सब रुक जाता है, किससे, आपका ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। लागत कम हो जाती है, अपरदन कम हो जाता है, मिट्टी फसल को नुकसान नहीं होता है, फसल की उत्पादकता क्या होती है, बढ़ती है। ये सब पॉइंट देना आपका किसमें, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में। ओके,
लघु सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ चल रहा है, जिसके तहत 2 लाख रुपए का अनुदान देकर के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई की सुविधाओं के विकास करने के लिए लघु जलाशय निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक तो यह है कि अगर कोई किसान अपने खेतों में लघु छोटे छोटे जलाशय बनाता है, डबरी बनाता है, जिसको पहले जोगी जी के शासनकाल में जोगी डबरी योजना बोलते थे अपन, इससे क्या होगा कि एक तो किसान के खुद के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिंचाई का सुविधा हो जाएगा उसका, एक बात। दूसरा, इससे यह जो है आपका तुम्हारा वाटर हार्वेस्टिंग में हमको हेल्प करेगा, इससे इसको इन्वायरमेंट कंजर्वेटर में हमको हेल्प करेगा। चौथा, किसान इसमें मछली पालन कर सकता है, मछली पालन करके वो अपने खुद के लाभ को बढ़ा सकता है। आदि रूपों में लेना है इसको, एकांगी नहीं लेना है, सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं लेना है। इरिगेशन एक पर्पस, फिशरीज 2 पर्पस, इन्वायरमेंट 3rd पर्पस, सब पर्पस को लेकर लिखना है। भले ही आपका लघु छत्तीसगढ़ में लघु सिंचाई परियोजना के बारे में बताइए, तो लघु सिंचाई परियोजना यह है कि इस परियोजना के तहत किसानों को आपका छोटे और लघु जलाशय बनाने के लिए सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए तक का क्या दिया जा रहा है आपका अनुदान। इसका एक उद्देश्य जहां निजी स्तर पर सिंचाई के साधनों का विस्तार करना है, वहीं इसके माध्यम से मछली पालन आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, आपका तुम्हारा जल संरक्षण को भी आपका बढ़ावा देना है, ऐसा लिखना है। ओके, पूछो, तुम लोग पूछो, तुमको इसमें कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है? टाइम हो गया यार, क्या करोगे, इतना तेज चलते तो भी टाइम हो जाता है। खनिज, छत्तीसगढ़ विभिन्न प्रकार खनिजों के भंडार, खनिजों भंडार याद है रे? ये लड़की खड़ो तो, तुम दोनों को सैंपल देखता हूँ, खड़ो तो। छत्तीसगढ़ में कितना कोयला का भंडार है? कितना मिलियन टन है? तू बता, लोहा कितना है? ये बताइए हो जोहार। हाँ रे, तुम लोग प्रीलिम्स के आंकड़ों को नहीं रटोगे तो कैसे करोगे रे? बैठो। 59, 90, 60, लगभग आपका 60,000, लगभग 59,907 मिलियन टन। तो 59,907 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 59,000 मिलियन टन या 60,000, लगभग 60,000 मिलियन टन कोयला का भंडार है, जो कि आपका 17.5% है। 48-58 नहीं तो याद रहेगा। लोहा का भंडार है जो कि 22% है। 30 मिलियन टन टीन है जो 35% है। ओके, आपका तुम्हारा 10,85, 10,805 मिलियन टन है, तो 10,000 लगभग 10,500 लिख देना है, लगभग 10,500 मिलियन टन लाइम स्टोन है। 10,85 तुमको याद नहीं रहेगा दाई लोग, 10.5 लिखो, उसको 60,000 करो, किसको? कोयला को, लगभग 60, कोई गलत नहीं होगा ना। 59,907 के जगह में 69,000 लिख दोगे, उल्टा पार हो जाएंगे अपन। तो कम से कम आपको लगभग 60,000 लिख करके कम से कम दायरे में रहेंगे। तो अपने आप को कम से कम दायरे में रखो। एकदम से 49,000 लिख दिए कि 59,000 की जगह में 69,000 लिख दिए तो उल्टा पार हो जाएंगे, समझे ना? तो लगभग 60,000, 48-58 तो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसको याद करने में थोड़ा इजी है ये, समझे ना? और 10,805 को 10,000 10,500 करना है। और वो जो है 917 है डोलोमाइट, और 173 है आपका बॉक्साइट। 917 डोलोमाइट, 173 बॉक्साइट, और 30 मिलियन टन आपका टीन। ओके, ये पहले याद होना चाहिए, याद रहेगा। लगभग 60,000, लगभग 48-58। ओके, और 48-58 को तो एग्जैक्ट लिख दो, फिर 10,500, फिर 917 याद रहेगा यार, कोई दिक्कत नहीं। 917, 173 और 30 याद हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो आपको कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आपको जो सर्वे किया गया उसके हिसाब से 28 प्रकार के खनिज को चिन्हित किया गया है। छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज है, जिसमें से 20 प्रकार के खनिज का दोहन हो रहा है, जिसमें से ये 6 प्रकार के खनिज मेन है। ये 6, पहला आपका कोयला,
दूसरा लोहा, तीसरा चूना, ये पहला 3 सीरीज से है, फिर डोलोमाइट, फिर बॉक्साइट और फिर टीन। ये 6 प्रमुख खनिज है आपका, मुख्य खनिज 6। ओके, हमारा छत्तीसगढ़ आपको तुम्हारा 27% खनिजों से राजस्व की प्राप्ति करता है, जिसमें 37% के साथ कोयला फर्स्ट और 29% के साथ लोहा सेकंड। ओके, 27% टोटल आपका खनिज से राजस्व की प्राप्ति होती है, 37% आपका कोयला से मिलती है और 29% आपका लोहा से। ये राजस्व याद रखना है। 6100 करोड़ रुपए आपका 2019-20 में खनिज से प्राप्त आय था, जो 27% है। ओके, 6100 करोड़ रुपए, 6194 करोड़ रुपए है। ओके, 6194 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होती है मुख्य खनिजों से, और 195 करोड़ रुपए गौण खनिजों से। ओके, सुन रही कि पूछूंगा अभी। अरे भाई, इसको सुनोगे तो कैसे बनेगा यार, ये तो रटना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए वो 2 महीना देता है। वो बोल रहा है प्री में तो सब पढ़े हुए हो, मेंस में वो सिर्फ जो मैं सिखा रहा था ना उसी को सीखो बोलता है। तो तुम लोग ससुरे मेन पढ़ेंगे बोलते हो, प्री में तो कुछ याद ही नहीं है। वहां नेतागिरी किए हो सब, 1000 बार तो बोला मैं रटो यार रटो। तो वहां तो तुम लोग आपका ममता बनर्जी बनते हो। अभी बीरभूम में जाके देखा कैसे नेतागिरी कर रही है, स्मार्ट नेता ममता बनर्जी। आहा, है। ओके, नेक्स्ट क्लास है क्या जो है तुम्हारा। तो 27% राजस्व की प्राप्ति होती है, 61,561 करोड़ रुपए है, 37% है, 29% है। ये सब याद, ये सब पूछूंगा अभी कल, पढ़ना मत घर में जाए, दिमाग में सेट बस करो। 27%, 37%, 29%, याद हुआ रे? ये याद रखना है, 6100 करोड़ रुपए। ओके, हमारा छत्तीसगढ़ का देश के कुल राजस्व में 15% योगदान, 15.5%। देश के खनिज मूल्य के आधार पर छत्तीसगढ़ का खनिज मूल्य के आधार पर योगदान 15.5%। ओके, पहले 5वां नंबर पे था, अभी 3रा नंबर पे है। तीसरा सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है आपका? छत्तीसगढ़। ओके, ये आंकड़े एनी टाइम याद होना चाहिए आपको, खनिज के बारे में लिखोगे तो। ओके, अब इसमें देखो कि तुमको यहां से प्रश्न उठा रहा है, दिखा तो रहे क्वेश्चन, दिखा, कल लिख के लाओगे ना, मैं चेक नहीं कर रहा हूं तुम लोग लिख के ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो करके। वो पीछे वाला चुपचाप बैठ रहे थे, कह रहे लिख के नहीं लाए हो क्या कल का? जना एक खनिज, छत्तीसगढ़ की गोंडवाना सेल समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये तो सेल वाला टॉपिक से है। कडप्पा सेल समूह, धारवाड़ गोंडवाना सेल समूह के खनिजों के, देखो धारवाड़ एवं गोंडवाना सेल समूह में पाए जाने वाले खनिजों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10 नंबर का पूछा है। तो गोंडवाना बोला है मतलब कोयला, और धारवाड़ बोला है मतलब लोहा, तो दोनों का बताना है। आधा कोयला का बताना है, आधा लोहा का। वो जब बोल रहा था इसको पूछे करके, कोई कोई प्रश्न पूछ, कोरंडम की विशेषताएं एवं उत्पादन क्षेत्र लिखिए। छत्तीसगढ़ चूना पत्थर के क्षेत्र व भंडार को बताइए। अब भंडार पूछ दिया, 10, 80, 5 लिखना पड़ेगा, है ना। छत्तीसगढ़ गौण खनिजों के अंतर्गत किन खनिजों का उत्पादन किया जाता है? 2 नंबर। छत्तीसगढ़ लौह के क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण बताइए। और छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्रों का वितरण, वो वितरण नहीं पूछ रहा है पूरा, है ना। तो जैसे कि कल लिख के लोहा को, लोहा धारवाड़ चट्टानों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 48-58 मिलियन टन लोहा है। लोहा जो है आपका छत्तीसगढ़ का द्वितीय किस्म का है, हीमेटाइट किस्म का लोहा है। छत्तीसगढ़ के लोहा में औसतन 65 से 66% आपका
आयरन ओर का परसेंट है 65-66% लेना है। बेस्ट क्वालिटी होता है हीमेटाइट का ये। अब बेस्ट क्वालिटी का हीमेटाइट हमारे कहां है? आपका छत्तीसगढ़ में, ये बताना है। उसकी अब बताइए कि इसका विस्तार दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य प्रदेश में है। फिर बताइए कि आपका शुरू करना है कहां से? बेलाडीला से। बेलाडीला, छोटा डोंगर, राव घाट, लाइन से ना। बेलाडीला, छोटा डोंगर, बेलाडीला दंतेवाड़ा, छोटा डोंगर, राव घाट, आपका तुम्हारा नारायणपुर, वहां से फिर हाहालद्दी, मेटा बोदली, आरी डोंगरी, 4 गांव होते हुए आपको दल्ली राजहरा पहुंच गए। दल्ली राजहरा से घूम गए बोरिया टिब्बू, बोरिया टिब्बू से एकलामा और चेलिकामा कवर्धा। इतना को लिखना है डियर बस। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का भंडार और वितरण बताइए। ऐसा प्रश्न पूछेगा, 60 शब्दों लिख के आना कल। तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क जो है आपका धारवाड़ युगीन आपका चट्टानों में पाई जाती है। ओके, वर्तमान आपका सर्वे के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 60,000 मिलियन टन 48-58 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है, जो बिटुमिनस किस्म का अपना हीमेटाइट किस्म का है, जिसमें 65 से 66% औसत आपका तुम्हारा आयरन का परसेंटेज है, जो कि आपका सर्वोत्तम किस्म का आपका हीमेटाइट अयस्क है, अच्छा टाइप का। फिर बताइए कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बेलाडीला दंतेवाड़ा देश का सबसे बड़ा निक्षेप है, जबकि नारायणपुर जिला में छोटा डोंगर, राव घाट प्रमुख निक्षेप हैं, जिसमें आपका बेलाडीला से एनएमडीसी को द्वारा जापान को एक्सपोर्ट हो रहा है, राव घाट से बीएसपी को आपका आयरन ओर की सप्लाई हो रहा है। वर्तमान में हाहालद्दी, मेटा बोदली, 4 गांव, आरी डोंगरी आदि आपका कांकेर जिला में महत्वपूर्ण आपका लौह अयस्क का भंडार मौजूद है। दल्ली राजहरा जो है आपका तुम्हारा बीएसपी का माइंस था, जो कि वर्तमान में यहाँ का निक्षेप खत्म हो चुका है। आपका बोरिया टिब्बू और एकलामा चेलिकामा का जो आपका लोहा है, आयरन ओर है, यह देश में सबसे सर्वोत्तम किस्म का इसको आयरन ओर माना गया है। ऐसा करके खत्म कर देना है। इतने जितना मैं बताया उतना लिख दोगे तो आपका 4 में 4 नंबर मिलेगा। लेकिन उसमें का तुम लोग 2 ठो भी सही लिख के नहीं करोगे ना, फिर जाके इसको क्या करोगे पता है? घर में फिर पढ़ोगे, बुक को उठाओगे और फिर लिखोगे, उसके बाद भी लिख के लाते, उसके बाद भी गलत लिखते हो, तो 4 में 1 नंबर पाओगे। अरे भाई, जितना चीज तुम्हें बताया हूं दिमाग में उतना चीज रहना चाहिए, उतना को उतार दो 8 लाइन में, समझ गए? उत्पादन और वितरण, भंडार और वितरण बताना है ना, तो कितना आंकड़ा है, कहां कहां किस किस जिला में किस किस जगह पर मिलता है, यह बताना है आपको। कल लिख के लाओ उसको। और कोयला का लिख के लाना, कोयला का भंडार और वितरण लिख के लाना। कोयला मत लिखो, बॉक्साइट लिखो। बॉक्साइट का भंडार 73 मिलियन टन है, दक्कन ट्रिप की चट्टानों में पाई जाती है। यह आपका हमारे छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश, मुख्य रूप से आपका सामरी पाट बलरामपुर, पेंड्रा पाट जसपुर, मैन पाट सरगुजा तथा आपका पुटका पहाड़ कोरबा आदि क्षेत्रों में के साथ साथ हमारे बस्तर अंचल में आपका तुम्हारा तिरिया मचकोटा अपना डोलोमाइट, आसना तारापुर आपका बस्तर, उदूरबाही और बुधियार मारिन कोंडागांव तथा बोरई दलदली आपका कवर्धा में इसका वितरण है। इसको 4 लाइन में लिखना बॉक्साइट को, और उसको 8 लाइन में लिखना। बिना किताब को पढ़े लिखेगी, क्या नाम है तेरा? क्या तिवारी? श्वेता। देख श्वेता, तेरे को साफ साफ समझा दे रहा हूं। और तेरा नाम क्या है? बुटकी? हाँ, अच्छा से बोलना। वो ईला पटेल। हाँ, और तेरा नाम? हाँ, पांडे, पाटले। और तू? तू राम, रोज रोज भूल जाता हूँ, ट्रेस करना पड़ेगा मेरे को। देखो, रोज सुनता लेकिन भूल जाता हूँ, क्योंकि ट्रेस नहीं किया आज तक। और अगर ट्रेस किया तो पहले दिन में याद रहेगा कि जी भी साहब, मेरे को जीवन भर याद रहेगा तेरा नाम। करिश्मा तो भूल ही नहीं सकता, कोई भूलेगा करिश्मा नाम? है ना? करिश्मा करके दिखा लेकिन कुछ। हाँ, श्वेता तिवारी,
कल तुम लोगों के चारों कॉपी पहले चेक करूंगा। मैं यही देखूंगा कि तुम लोग बुक पढ़ के लिखे हो कि क्या किए हो। तो एक शब्द अभी बुक से उठाए मतलब पकड़ लूंगा मैं। तो धोखे में नहीं रहना है ना। अपने हिसाब से अपने मर्जी से लिख के लाना। समझ गए? 173 मिलियन टन बॉक्साइट घर में जाके फिर नहीं पड़ना है। और 48-58 मिलियन टन क्या है आपका लोहा। यही तो फैक्ट है, बाकी तो मालूम है ना। हाँ, उसको आपका 4 लाइन में और 8 लाइन में लिख के लाना। गलत होगा तो गलत लिख के लाना, लेकिन तुम्हारा नेचुरल राइटिंग होना चाहिए। पता चला किताब से उठा लिए और 6 बार लिखे और 7वां बार का मेरे को लाके दिखा रहे हो, बर्बाद। हाँ, जैसा तुमसे लिखने बनेगा। गलती होगा गाली तो दूंगा ना, और क्या कर लूंगा। थोड़ा गाली खा लेना, गाली खाओगे भैया सुधरोगे। लेकिन दूसरा कॉपी कर लिए, देख देख के मन एकदम बैठ के लिख रहे हो 3 घंटा से उसी को, अल्लाह के दिखा रहे हो मेरे को, वो सही मूल्यांकन नहीं होगा।